all law aspirant guys. So if you are preparing for the CLAT 2026 as well as you are targeting the MH Law CET, LET, CUET and other law entrance exams, so this session is very helpful for you. मैं एक बार और आपको डिटेल में बता दूं कि this is a week wise current affairs. It means this is the part 19 and in this part we will see 13 June to 6 July most important current affairs. यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं पैसेज बेस्ड जो कि क्लैट का पैटर्न है, बट जो क्वेश्चन मैं कवर करूंगा दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द करंट अफेयर्स एज वेल एज सम क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द स्टैटिक जीके. इट मींस कंप्लीटली क्लैट पैटर्न एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स आपका कंप्लीटली एज पर द वीक वाइज करंट अफेयर्स प्लस डायनेमिक स्टैटिक जीके. इस वे में आपका काफी बेटर वे में प्रिपेयर हो जाता है. जो स्टूडेंट कंटिन्यू इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं सो डेफिनेटली आई होप कि उनकी अंडरस्टैंडिंग काफी डेवलप हुई होगी. एंड जो भी स्टूडेंट न्यू है इस सीरीज को मैं इनको फिर से बता दूं कि इस सीरीज को आप कंटिन्यू फॉलो करो, क्योंकि अभी जैसे जैसे एग्जाम्स नियर बाई आएंगे वैसे वैसे जितने भी नियर बाई मंथ के करंट अफेयर्स होते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इट मीन्स कि जैसे अभी क्लैट एग्जाम्स रहेगा तो अभी के जो करंट अफेयर्स होंगे जुलाई से उसके बाद अगस्त सितंबर, इन सब सारे मंथ के करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. तो अभी आप थोड़ा सा टाइम इस पर डिवोट करना स्टार्ट कर दो एंड डेली बेसिस पे जो आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ते हो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कहां से कैसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं स्टैटिकली करंट अफेयर्स. सो जो भी न्यू स्टूडेंट है उनके लिए भी मेरा सजेशन है कि कंटिन्यू इस सीरीज को फॉलो करते रहो, आपको सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और पूरे वीक इसी पैटर्न के बेसिस पे आप अपनी एडिटोरियल को रीडिंग करने की प्रैक्टिस को इंप्रूव कर सकते हो. हर वीक में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा. ओके एंड जिन स्टूडेंट ने अभी तक अपना प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है सो आप यहाँ पे मैनूवर में क्लासरूम प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए इंक्वायर कर लो, क्योंकि कुछ स्पेशल बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं लॉ एस्पिरेंट के लिए. सो वो सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो. यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर. सो नियर बाई जो भी लोकेशन है आप उस लोकेशन पे कांटेक्ट यहाँ पे कर लो. ओके सारे फैकल्टी जो एक्सपर्ट फैकल्टी हैं सारे एग्जाम्स लिखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोगों को गाइड करते हैं. ओके सो दीज आर द इंफॉर्मेशन एंड वेबसाइट का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. यू कैन विजिट मैनूवर वेबसाइट में. एक बार थोड़ा सा शो एक ब्रीफ में आप लोगों को दिखा देता हूं कि कैसे आप मैनूवर की वेबसाइट को रीच कर सकते हो. तो यू जस्ट हैव टू ओपन manuveredu.com and you will see Maneuver website. Here you just have to click law entrance exam, law entrance and you will see this page. यहाँ पे आप देख सकते हो CLAT, MH Law CET 5 years. So if you are targeting the multiple law entrance exams, so आपके लिए जो यहाँ पे रहेगा अगर से आप यहाँ पे लाइव पे क्लिक करते हो या सेल्फ स्टडी पे क्लिक करते हो, वट एवर एज पर योर इंटरेस्ट, सो यू कैन एक्सप्लोर दीज प्रोग्राम. ओके सो फॉर एग्जाम्पल ऑल लॉ एग्जाम. सो अगर मल्टीपल एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आप ऑल लॉ एग्जाम पे क्लिक करो. इफ यू ओनली टारगेटिंग द क्लैट सो जस्ट क्लिक ऑन द क्लैट एंड एज पर दिस जो भी यहाँ पे एग्जाम्स आपको दिख रहे हैं उस एग्जाम का अगर पर्टिकुलरली आप उसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आप उसी एग्जाम को टारगेट कर सकते हो. एवरीथिंग इज हियर. इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर द लाइव क्लासेस तो लाइव क्लासेस है, सेल्फ स्टडी, सेक्शनल मॉक टेस्ट, एवरीथिंग. ओके नाउ कम टू द करंट अफेयर्स पार्ट. सो बेसिकली यहाँ पे हम जो डिस्कस करते हैं वीक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एंड उस पे मैं आपको डिटेल में बताता हूं. उस पैसेज में भी सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होते हैं. आफ्टर दैट मैं उस पे क्वेश्चन फॉर्म करता हूं कि कैसे आपको करंट अफेयर्स ओरिएंटेड एज वेल एज आपको स्टैटिक ओरिएंटेड कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जो कि क्लैट का पैटर्न है और सिमिलर क्वेश्चंस आपको अदर लॉ एंट्रेंस में देखने को मिलते हैं. तो सारे स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है और इतना बेनिफिशियल है कि जैसे स्टैटिक जीके आप बहुत स्टैटिक जीके रीड करते हो, राइट, पूरा हिस्ट्री पढ़ते हो, पूरा ज्योग्राफी पढ़ते हो, पूरा पॉलिटी पढ़ते हो, पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, बट अगर से आपकी अंडरस्टैंडिंग इस वे में डेवलप हो गई कि जो चीजें करंट अफेयर्स का पार्ट होती हैं उन्हीं से रिलेट करके स्टैटिक ओरिएंटेड आता है तो आपको स्टैटिक चीजें बहुत कम पढ़नी पड़ेंगी. तो इस सेशन में आपको ये सारे आइडियाज लगते जाएंगे क्वेश्चन वाइज, मैं उनको एक्सप्लेन भी करते रहूंगा. ओके सो फर्स्ट न्यूज इज हियर. कॉड एक इंपॉर्टेंट नेशन ग्रुप है. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना एंड कंटिन्यू इस टाइप के वीडियोस, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, अपडेट्स, नोटिफिकेशन, सारी चीजें आपको मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप रखो. सो फर्स्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज है कॉड से रिलेट करके अबाउट दीज 4 नेशन. इट मींस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट एंड जापान. ओके सो ये 4 नेशन का एक बेसिकली ग्रुप है जो पैसिफिक ओशियन साउथ चाइना सी में चाइना के बेसिकली कंट्रोल को रोकने के लिए, अगर देखा जाए इनडायरेक्टली चाइना के कंट्रोल को रोकने के लिए, अगर डायरेक्टली देखा जाए तो यहाँ पे एक रूल एंड रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए
पैसिफिक ओशियन और साउथ चाइना सी का जो एरिया है ये पूरा, सो ये 4 नेशन का ग्रुप है, राइट। सो अभी रिसेंटली ये 4 नेशन, इट मींस कॉड ने एक मिशन लॉन्च किया है, सी मिशन लॉन्च किया है, जिसको हम देखेंगे। बिकॉज ऑफ दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ द न्यूज, जिससे कि पूरा इंटरनेशनल और चाइना यूएसए इन सबको लेकर के काफी न्यूज में रहा, जिसको चाइना ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट दिस पार्ट इज पार्ट ऑफ द न्यूज। ओके, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉड क्या है एंड क्या पर्पस था इसको फॉर्म करने का, क्या इंपैक्ट होगा ये जो रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया मिशन। ओके, सो इन्हीं से रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ऑल क्वेश्चन एंड दिस न्यूज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो देखो, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग is a strategic forum compressing India, Australia, Japan and United States. So this is the group of the 4 nation aimed to ensuring the peace, stability, prosperity in Indo-Pacific region. जो Indo-Pacific region है वहां पे चाइना का इन्फ्लुएंस ना हो, अननेसेसरी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए ये 4 नेशन का ग्रुप है, जिससे कि जो इकोनॉमी है, मतलब जो सीप्स होते हैं, उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन प्रॉपर मेंटेन किया जा सके। इट्स प्रमोट अ फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड ऑर्डर while enhancing the regional resilience and cooperation. The Quad originated in the aftermath of the 2004 Indian Ocean tsunami, where India, Japan, the US and Australia coordinated the humanitarian assistance. So basically tsunami के टाइम पे ये चारों कंट्री ने मिलकर जो भी ह्यूमैनिटेरियन ऐड किया था, उसी टाइम से इस टाइप के एक ग्रुप का जो एग्जिस्टेंस इसको फॉर्म किया गया। It was formally proposed in 2007 by the Japanese PM Shinzo Abe, but it became the inactive following Australia withdrawal in 2008 due to the Chinese pressure. The dialogue was received 2017, raising the concern over the Chinese assertiveness in Indo-Pacific, leading first basically Indo-Pacific. तो जो इंडो पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी है, तो कहीं ना कहीं चाइना उसको कंप्लीटली कंट्रोल करने के चक्कर में है। तो इस चीज को रोकने के लिए अगर देखा जाए इनडायरेक्टली, तो ये 4 नेशन ने ये कॉर्ड एक फॉर्म किया है। ओके, आफ्टर दैट लीडिंग द फर्स्ट लीडर समिट 2021, इट्स एम टू एड्रेस द रीजनल ग्लोबल चैलेंजेस and through the cooperation, health, climate and clean energy infrastructure, emerging technology, cyber security, maritime security, encounter the terrorism and humanitarian assistance and disaster relief. So ये सब सारे चीजें बेसिकली मेन एम रखा गया है इन 4 नेशन ग्रुप के थ्रू। बट मेन जो अगर से इनडायरेक्टली देखे तो कहीं ना कहीं चाइना को कंट्रोल करने के लिए इसको फॉर्म किया। एंड रिसेंटली व्हाई दिस इज द पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स, बिकॉज कोऑर्डिनेशन these are the 4 nation launched the mission. So this mission is a very important as a current affairs point of view, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन पार्ट में यहाँ पे फॉर्म किया, जो हम क्वेश्चन पार्ट में देखेंगे। ओके, इसी तरह से आपको क्वेश्चन समझो, अगर क्लैट एग्जाम दे रहा है तो आपको ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे दे देगा कि इस प्लेस पे बताओ क्या आएगा। और अगर से आप नॉर्मली समझो एमएच लॉ, सीईटी, अदर एलएट एग्जाम लिख रहे हो, तो मैं सिंपल से पूछेगा व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन व्हिच इज स्टार्टेड बाय द कोऑर्डिनेशन रिसेंटली। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। Line with the Wellington Declaration 2024 adopted during the 6th Quad Summit, 4th person Quad Summit held in Delaware, USA. So ये एक सिटी है जहां पे इसका अभी रिसेंटली समिट हुआ था, तो इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2024 Quad Summit was held at which place. So you have to just, अगर से आप करंट अफेयर्स अपडेट हो तो इजिली आंसर कर सकते हो। नाउ सी द क्वेश्चन, what is the name of the new maritime initiative involving coordination coast guard? Okay, so new maritime initiative, so Quad Maritime Exercise, Quad Naval Patrol, Quad Pacific Patrol and Quad Sea Observer Mission. So यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा as per the current affairs, just remember it's a Quad Sea Observation Mission. So recently, because of that, it is a part of the current affairs. Which country hosted the 2024 Quad Summit? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, हो सकता है कि एग्जाम में आपको वहां पे क्वेश्चन मार्क दे दे। तो जो 2024 का Quad Summit था, it was hosted by the United States. ओके, सो ये याद रखो। 5th जो अभी का 6 वाला जो शेड्यूल है वो इंडिया में हो सकता है, राइट, टू बी अनाउंस करके अभी आ रहा है। तो अगर से इंडिया में हो गया तो ये नेशन ग्रुप आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इट मींस कि हाईली एक्सपेक्टेड रहेगा यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होना, अगर से अनाउंस हो गया कि इंडिया में नेक्स्ट समिट होने वाला है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इंक्लूडेड इन अ स्पिरिट ऑफ क्वाड स्टेटमेंट रिलीज्ड बाय द मेंबर कंट्रीज। सो बेसिकली मेन पर्पस क्या है क्वाड का, तो शेयर्ड विजन फॉर द फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक में फ्री ट्रेड हो सके, कोई किसी का कंट्रोल ना हो, एंड विजन फॉर द रूल बेस्ड मैरिटाइम ऑर्डर इन द ईस्ट एंड साउथ चाइना सी, मतलब एक रूल एंड रेगुलेशन से हो, ऐसा नहीं कि चाइना अपनी मनमानी करे। तो ये दोनों पर्पस सही है क्या? बिल्कुल सही है, दोनों पर्पस सही है।
फॉर द कॉर्ड के लिए अगर देखा जाए तो कॉर्ड के फॉर्मेशन के लिए जो मेन एम है कॉर्ड का, ओके, ग्रुप ऑफ दीज 4 नेशन. After that, what is the name of the military exercise carried out by the CORD member? Most important and most of the exam में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटेड टू मिलिट्री एक्सरसाइज. सो रिसेंट में अगर मिलिट्री एक्सरसाइज अगर हुआ रहेगा कॉर्ड का तो वो आपको रिमेंबर रखना है. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मालाबार. मालाबार इज अ करेक्ट आंसर. दिस इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द कॉर्ड नेशन. अब समटाइम अरबियन ओशियन में होता है, समटाइम बे ऑफ बंगाल में होता है. तो अगर से नियर बाई जो भी अभी आप करंट अफेयर्स में देखोगे रहेगा तो उसको आपको अपडेट करना रहेगा. वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज. विच कंट्री डिप्लोमेटिकली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्ड? कौन प्रोटेस्ट करेगा, किसको तकलीफ होगी? बट ऑब्वियसली चाइना को होगी, क्योंकि चाइना को ही कंट्रोल करने के लिए कॉर्ड नेशन को फॉर्म किया गया है. सो ओवरऑल मेरा कंसर्न ये है कि इफ यू आर एस्पिरेंट, क्लैट एस्पिरेंट हो या फिर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इन सब चीजों से आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. इट मींस एग्जामिनर का एक्सपेक्टेशन होता है कि आप कॉर्ड के बारे में आपको पता हो, आपको G20 के बारे में पता हो, आपको G7 के बारे में पता हो. इट मींस ये सब सारे क्या है, करंट अफेयर्स के पार्ट है, राइट? सो इस तरह से आप जो एडिटोरियल पढ़ोगे, न्यूज पढ़ोगे तो अपडेट रखो और ऐसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं. देखो नेक्स्ट मैंने जो यहाँ पे लिया बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स रिलेटेड टू पॉलिटी एज वेल एज दिस इज द करेंटली पार्ट ऑफ द डिबेट. बहुत सारे टीवी चैनल एंड न्यूज में आप देख रहे हो कि सोशलिस्ट एंड सेक्युलर जो कि प्रियम्बल में ऐड किया गया था, इसको रिमूवल को लेकर के काफी कुछ चल रहा है, देखने को न्यूज में मिलता है. सो इट मींस कि अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, अब इसमें जो ऐड किया गया इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया, इनिशियली नहीं था. तो ये जो डिबेट का पार्ट है यहां से पॉलिटी से रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ ट्राई टू सी क्या इसके फेवर में, क्या इसके अगेंस्ट और क्या एग्जैक्टली कभी इसको ऐड किया गया. ये पूरे इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करता हूँ. ये सारे इंफॉर्मेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. The preamble is a introductory statement of the Constitution of India outlining the core value guiding the principles and objectives upon which the Constitution is based. It reflects the aspiration of the people of the serve as the key understanding of the Constitution spirit. It means इसको mini Constitution भी बोलते हैं जो हमारा preamble है. The philosophy underlying the constitutions of India was summed up in the objective resolution which was adopted by the Constituent Assembly on 22nd January 1947. So this date is also important. बहुत बार MCQ क्वेश्चन में पूछा जाता है, right? Constituent Assembly adopted the Constitution on which date? Okay, so इस तरह से कभी-कभी पूरा का पूरा डेट के साथ आता है 22nd जनवरी, 21 जनवरी, 23rd जनवरी. तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. Originally, when the constitutions came into effect on 26 January 1950, this date is also important. देखो बहुत सारे मैंने बताया ना कि इस पैसेज में भी आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे. The preamble declared the India as a sovereign democratic republic committed to securing. After that, securing the justice, liberty, equality, and fraternity. Basically this is the part of the constitution. And then 42nd constitutional Amendment Act 1976 enacted during the national emergency 1975 to 77 added the term socialist and secular to the preamble, and inclusion of the term secularism and socialism in the preamble, and reaffirmed India's religious neutrality. It means कि जो country होगी, country it means जो ruling होगा as per the इंडिया का कोई ऐसा राज धर्म नहीं होगा. इंडिया इज नॉट रिलीजियस कंट्री, इट्स न्यूट्रल, मतलब सारे रिलीजन्स का रिस्पेक्ट करेगा, बट कोई ऐसा जो पार्टी में होगा उसका कोई ऐसा पर्सनली रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगा. An expert criticized argue that the socialism and secularism are Western construct and aligned to the Indian civilized ethos, emphasizing that the Indian spiritual tradition promote a positive alignment with religious, unlike the strict church-state the separation seen in a Western secularism. इट मीन्स ओवरऑल बात ये हो रही है कि ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न जो सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म ये वर्ड ऐड किया गया, कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर है. इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया इज लाइक एक कंट्री है जहाँ पे हिंदू मेजोरिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक स्पिरिचुअल एक पहचान है. तो कहीं ना कहीं इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र जैसा जो चीज़ें हैं वो डिमांड किया जा रहा है. Okay, adopted at the end of the constitution, drafting the formally enacted on 26 November 1949 and represent the guiding the soul and foundational vision of the constitution. So basically concern is what कि initially इसको ऐड नहीं किया गया था, but after that 42nd amendment के थ्रू इसको ऐड किया गया. During the emergency period this word
और अभी इस पे जो डिबेट चल रही है कि इसको रिमूव कर देना चाहिए क्योंकि इंडिया की मेजोरिटी कंट्री जो हिंदू है, इंडिया को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो सेक्युलर वर्ड की क्या नीड है, सोशलिस्ट वर्ड की क्या नीड है। और इसके अगेंस्ट में भी बहुत सारे लोग की मतलब इसके फेवर में, मतलब इंडिया शुड बी सेक्युलर कंट्री, इंडिया कोई राष्ट्र धर्म नहीं होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं डिबेट चल रहा है। एज अ स्टूडेंट हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस चीज को समझे, अंडरस्टैंड करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें एज पर द न्यूज, एंड जो इससे एक्सपेक्टेड एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट कर सकता है इन एग्जाम, वो चीजों को हमें अपडेट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उसने पूछ लिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडेड इन प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब बताओ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज प्रियम्बल में नहीं है। सो लिबर्टी ऑफ थॉट है क्या, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीव। सो इसमें अगर आपको पता होगा अबाउट दिस, सो इकोनॉमिक ऑफ लिबर्टी नहीं है। बाकी ये सब क्या है, ये सब सारे आपके फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स में इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं आती, राइट। सो इस तरह से अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक की जाएगी। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल डैश the constitutions indicate that the people of India are the source of authority behind the constitution. So it is as per the article 1 बात करता है इसकी। और the word sovereign, sovereign का मतलब होता है, preamble का मतलब होता है part 3 मतलब fundamental rights की बात होता है। तो बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट दैट द पीपल ऑफ इंडिया आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आप जब देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है तो प्रियम्बल में यही स्टार्ट होता है ना। सो बेसिकली कहां पे होता है, प्रियम्बल इससे रिलेट करके है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पॉलिटी रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग सारी चेक की जाएंगी। द फेमस केशवानंद भारती केस वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज। सो केशवानंद भारती इज अ वेरी फेमस विच इज रिलेटेड to fundamental basically right, and it's related to amendability of preamble. So amendability of the preamble से relate करके जो उसमें fundamental rights में relate करके कुछ चीजें हैं जो उसको amend करने के लिए किया गया था। So you just have to remember the Keshwanand Bharati, it's related to what, amendability of preamble. Okay, नेक्स्ट जो यहां पे पूछा जा सकता है, प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ। इट मींस जो आपको एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन पूछा जाता है, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन इंडिया एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये जो फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किस कंट्री से बोरो किया गया या फिर किस कंट्री से मैच करता है। सो बेसिकली उसी बेसिस पे यहां पूछ रहा है प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड, किस कंट्री से इंस्पायर्ड होकर लिया गया है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज व्हाट, यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने बताया ना, सारे क्वेश्चन मैंने काफी गोल्डन, एकदम परफेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को यहां पे लेके आया हूं। सो अगर से कंटिन्यूस सीरीज को आप फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी करंट अफेयर्स में जो चीजें चल रही हैं उनको ऑब्जर्व करने की, उन पे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, अच्छा इस पे ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, राइट। What was the exact constitutional status of India on 26 जनवरी 1950? तो 1950 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया गया, लागू किया गया, तो उसके बाद एग्जैक्टली क्या स्टेटस मिला इंडिया को। इंडिया को कुछ ऐसा कलर चेंज हो गया या फिर कुछ और हो गया, एग्जैक्टली क्या हुआ। सो इंडिया के पास जो एक नई चीज मिली थी, क्योंकि लोग तो वही थे, बाउंड्री भी वही थी, हमारे पास लैंड भी वही था, सब कुछ वही था, तो चेंज क्या हुआ आफ्टर 26 जनवरी 1950 के बाद चेंज हुआ क्या, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चेंज हुआ, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हुआ, सॉवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हुआ, एंड सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हुआ। तो देखो सेक्युलर एंड सोशलिस्ट तो बाद में हमने ऐड किया, बट जो मेन चीज हमें मिला सिर्फ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मिला क्या, नहीं, हमें जो मिला वो मिला सॉवरेन डेमोक्रेटिक मिला। सॉवरेन जिसको हम बोलते हैं सॉवरेन डेमोक्रेटिक, मतलब अब हम अपना डिसीजन खुद ले सकते थे। हम सिर्फ डेमोक्रेटिक नहीं है मतलब कि ठीक है हम वोट देते हैं, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है, हमारे कंट्री पे किसी और कंट्री का कोई प्रेशर नहीं होगा। वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी आर रेडी टू टेक आवर ओन डिसीजंस। इट मीन्स कि कोई फॉरेन कंट्री या फिर मतलब अगर से ऐसे डायरेक्टली मैं बोलूँ तो कोई रसिया, यूएस या ब्रिटेन, कोई दूसरी कंट्री हमें कोई डिसीजन लेने के लिए नहीं बोल सकती, हम अपनी डिसीजंस ले सकते हैं। दिस इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ सॉवरेन। ओके, आफ्टर दैट इंडिया एंड घाना रिलेशन। देखो रिसेंटली काफी न्यूज में है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं अफ्रीका विजिट पे हैं, काफी कुछ कंट्री में गए। सो यहाँ पे इन्होंने घाना एक कंट्री है जो वहां पे विजिट किया, एंड दिस इज वेरी हाईलाइटेड न्यूज, इज अ पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स। और यहाँ से फॉर श्योर एटलीस्ट जो इनको ऑनर दिया गया वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा
एज अ एमसीक्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पूरे पार्ट को हम अंडरस्टैंड करते हैं, इंडिया एंड गाना का रिलेशन, और रिसेंट में जो अभी जो अवार्ड मिला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, एंड अदर क्वेश्चन ऑल्सो। सो देखो, गाना कैपिटल आक्रा इज द वेस्ट अफ्रीकन कंट्री बॉर्डर बाई द, देखो यहाँ पे मैंने आपको शो कर दिया, इन दिस मैप यू कैन अंडरस्टैंड वेयर इज द गाना। ओके, तो आपको इजी होगा लोकेट करने में कि ऐसा अज्यूम नहीं करना पड़ेगा गाना कहाँ पे। सो हियर यू कैन सी गाना, वेयर इज द गाना। ओके, सो यहाँ पे इसका बाउंड्री से रिलेट करके सारी चीजें देंगे, वेस्ट बंगाल, बुर्किना फासो एंड टोगो इन द ईस्ट एंड गल्फ ऑफ गिनी। तो देखो ये क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी सेक्शन से भी पूछा जा सकता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड वेयर इज द गल्फ ऑफ गिनी, सो दिस एरिया इज नोन एज अ गल्फ ऑफ गिनी, इस वाले पार्ट को पूरा बोलते हैं गल्फ ऑफ गिनी। ओके, तो ये भी गल्फ, इंपॉर्टेंट गल्फ से क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी से आप अपडेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग ना कि ये सेशन अगर आप देख रहे हो तो बहुत कुछ आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा सिर्फ देखते देखते। First black African country south of Sahara to gain the independence in 1957 was named after the medieval Ghana Empire. It is known as for vast gold resources. It was called the Gold Coast. Cocoa introduced in 19th century remain the key export. अब देखो यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया जिससे आप समझ सको, यहाँ पे एक्सपोर्ट, यहाँ पे कोको का काफी एक्सपोर्ट होता है। Since 1919, Ghana has been politically stability, economic recovery, and it's now cited as a model of the democratic governance and reform in Africa. Recently, Prime Minister Narendra Modi's state visit to the Ghana. Because of that, this is the part of the news, right? The first day an Indian PM in over 30 years marked the historic milestone in India. तो 30 years में कोई प्राइम मिनिस्टर बेसिकली घाना विजिट किया है। During this visit, PM Narendra Modi was conferred with the country highest civilian honor. So, what is the name of that honor? यही क्वेश्चन में आपसे पूछेगा। India offered the share its digital public infrastructure experience, including the unified payment interface. So, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी घाना विजिट, जहां पे उन्होंने MAU साइन किया हुआ है। उसके बाद reaffirmed its role as a strong voice of the global south, thanking the Ghana for its support, and Ghana and the Institute of Technology Research and Ayurveda India to collaborate the traditional medicine education training and research. So these are the information, and यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है। Why this is the part of the news, where is the Ghana, घाना क्या है, वो सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड हो गई इस स्मॉल से brief passage के according. Now see the question. The Ghana India Kofi Annan, very very important personality. Kofi Annan, a former president of United Nations, Center Excellent of ICT primarily focus on which of the following? So the Ghana Indian Kofi Annan Center Excellent ICT, जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे ओपन किया गया है सेंटर। सो बेसिकली मेन पर्पस क्या है? सो प्रमोट द एग्रीकल्चर ट्रेड, सर्व एज द वेस्ट अफ्रीकन फॉरमोस्ट हब फॉर IT एजुकेशन एंड रिसर्च। सो बेसिकली ICT है तो इसी से रिलेट करके हो सकता है। फैसिलिटिंग द कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन द टू कंट्रीज, डेवलप द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन गाना, इज इट? सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एज पर द न्यूज, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम व्हाट? करंट अफेयर्स। ऐसे ही फॉर्म होते हैं क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट, व्हाट हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस फ्रॉम द इंडिया इनसाइटेड इन घाना इंडिपेंडेंस मूवमेंट? सो इंडिपेंडेंट मूवमेंट के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन आपको स्टैटिकली कनेक्ट करेगा। ओके, तो क्या है यहाँ पे बेसिकली कनेक्ट है? सो देखो, Gandhian philosophy, India support the military intervention, economic policy and culture exchange, promoting the unity. So correct answer is the Gandhian philosophy of non-violence resistance. Okay, so ये जो आपका है कहीं ना कहीं गांधी जी साउथ अफ्रीका एंड उनकी फिलोसफी से रिलेट करके जो यहाँ पे गाना से रिलेट करता है, तो वहां से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। During the recent interaction, India offered to share its expertise to which डिजिटल पेमेंट सिस्टम विद घाना? सो अभी आपने पैसेज में देखा कि इंडिया ने MOU साइन किया है कि जो UPI पेमेंट के लिए। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द बेसिकली कंपनी? सो वीजा है, मास्टर कार्ड है, पेपल है। सो व्हाट? सो भारत UPI सर्विस विल प्रोवाइड द डिजिटल सर्विसेज इन घाना। तो ये एक आपको बेसिकली करंट अफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से जो न्यूज बनता है वहां से ये क्वेश्चन रहेगा। इंडिया एंड घाना आर फाउंडिंग मेंबर ऑफ विच इंटरनेशनल मूवमेंट? सो सार्क, इज इट सार्क? तो यहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग ये भी चेक कर ले। नेशन ग्रुप सार्क के पार्ट है क्या? एशियन के पार्ट है क्या? यूरोपियन यूनियन के पार्ट है क्या? तो इंडिया भी तो नहीं है यूरोपियन यूनियन का, सो घाना वैसे भी नहीं होगा। सो सार्क में भी आपको पता है कि 8 नेशन है जो नियर बाई इंडिया है, इंडिया के नेबरिंग कंट्री। एशियन में खुद इंडिया नहीं है, राइट? एशियन में 10 कंट्रीज हैं बट इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ एशियन, ठीक है। उसके बाद नॉन अलाइंड मूवमेंट विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ओके, सो इसका सपोर्ट करता है नॉन अलाइंड मूवमेंट, मतलब कि हम किसी भी, जिसको हिंदी में गुट निरपेक्ष बोलते हैं, हम किसी पर्टिकुलर
ऐसे ग्रुप का सपोर्ट नहीं करते कि जैसे हम अमेरिका का सपोर्ट करेंगे तो रसिया से हम अलग है, हम रसिया के सपोर्ट करेंगे तो अमेरिका से अलग है। नहीं, हम दोनों के साथ रहेंगे, हमारा रिलेशन अमेरिका के साथ भी रहेगा, हमारा रिलेशन रसिया के साथ भी रहेगा, हमारा रिलेशन यूरोपियन कंट्रीज के साथ रहेगा। हम किसी पर्टिकुलर पार्टी के मेंबर नहीं बनेंगे, इसी को बोलते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी वाज कॉन्फर्ड विथ कंट्री हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ऑनर? सो एज आई सेड कि ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से पूछा जा सकता है, तो रिसेंट में अगर आपने आर्टिकल रीड किया होगा, पढ़ने की हैबिट होगी, तो आप इजीली आंसर कर सकते हो कि व्हाट इज द नेम ऑफ द अवार्ड ऑनर विच इज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, बेसिकली ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ गाना। ओके, सो ये क्वेश्चन तो आई कैन से कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, क्लैट में भी आएगा, अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में मोस्टली पॉसिबल एंड एक्सपेक्टेड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कस्टोडियल टॉर्चर इन इंडिया, इस पे एक रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज हुई है, इसलिए मैंने ये पैसेज लिया है कि इंडिया में अभी रिसेंटली तमिलनाडु में क्या हुआ है, कस्टोडियल डेथ हुई है। ओके, उसी को लेकर के काफी कुछ आर्टिकल्स हमें देखने को मिल रहा था, दैट्स वाई मैंने ये पैसेज लिया कि इस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी समझ जाओ कि कस्टोडियल डेथ होती क्या है, उसको लेकर के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, एंड क्या क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देखो, कस्टोडियल डेथ इट मींस आपको पता होगा जेल के अंदर किसी को इतना टॉर्चर कर देना कि उसकी डेथ हो जाए। In India, custodial torture is a serious issue that highlights the need for systematic criminal law reform and its implementation by the law enforcement agencies for better protection of individual rights. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडिया में अगर देखा जाए तो पुलिस जो है ना, किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अगर किसी को अरेस्ट करती है तो इतना मार देती है कि लोगों की डेथ हो जाती है जो थर्ड डिग्री यूज करते हैं। इन 2019 इंडिया एस्टिमेटेड द 723 custodial death have been occurred which constituted the 5 death every day। 5 death every day तो ऐसे ही हो जाता है। ड्यूरिंग द कस्टडी पुलिस various third degree method to extract the confession and obtain the evidence from the accused। मतलब किसी को अरेस्ट किया, अगर कुछ प्रॉपर एविडेंस नहीं मिल रहा है तो उसको मार मार के थर्ड डिग्री देके वो लोग क्या करते हैं, कन्फेस कराते हैं। ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट द इंडिया इज साइन द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट द टॉर्चर, अब यूएन का भी यहाँ पे रूल देखो डिस्कस हो रहा है, बट द इंडिया हैज नॉट ratified that the convention are pass central law prevent custodial violence। However, the individual have been guaranteed the right to life and personal liberty under the article। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बन गया, ये आपसे चेक कर लेगा आपकी फंडामेंटल राइट से रिलेट करके अंडरस्टैंडिंग। तो कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो आपकी इसकी गारंटी देता है इंडिविजुअल लेवल पे? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्फसाइजिंग द राइट टू लिव विद द डिग्निटी, ठीक है, एंड वेल बीइंग ऑफ एवरी पर्सन। In addition, the National Human Rights Commission constituted under the Protection of the Human Right Act 1995 addressed the violation of the human right including the custodial torture। Despite these legal safeguards, statics and custodial death indicate the systematic failure to prevent the custodial violence through the effective implementation of existing law। तो कहीं ना कहीं लॉ तो है बट इसका implementation नहीं है। Because of this data you can see every year 723 people died because of the custodial torture and every day का जो पूरा रेशियो है यहाँ पे आपने देखा कि 5 people every day die because of this custodial torture। ठीक है, तो ये एक लॉ का इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए रिफॉर्म की नीड होनी चाहिए और इंडिया इसके लिए काम कर रहा है बट बहुत अच्छे लेवल पे इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं है। सो आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है एज पर द रिसेंट करंट अफेयर्स एज वेल एज अ लॉ पॉइंट ऑफ व्यू। According to the data from the Ministry of Home Affairs, which state reported the highest number of the custodial death in India between the 2017-22? So this question is very very important guys। So just remember name of the state is what? Uttar Pradesh। Uttar Pradesh is on a top। ऐसे लिस्ट में उत्तर प्रदेश बहुत टॉप पे रहता है, बाकी और चीजों में देखोगे तो पीछे ही रहेगा। Next, which of the following is the recommended measure to prevent the custodial torture in India? So recommended measure to prevent the custodial torture: reduce the police training program, limit the access to legal aid detents, and enact the comprehensive anti-torture law, and weaken judicial oversight of the custodial procedure। So basically which of the following recommended measure to prevent the custodial torture in India? तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा enact the comprehensive एंटी टॉर्चर लॉ। तो इसको सबसे पहले तो कम करना चाहिए, सबसे पहले तो इस चीज को कम करना चाहिए जिससे कि थोड़ी पॉसिबिलिटी बेटर हो सकती है। उसके बाद विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच हैज बीन interpreted to include the protection against the custodial torture। So which article? अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट, आई होप कि यू पीपल आर अवेयर क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आर्टिकल 21।
आर्टिकल 21 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया इज अ सिग्नेचरी टू द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट द टॉर्चर बट हैज नॉट एट रेटिफाइड इट्स। व्हाट डज दिस इंडिकेट? इट मींस क्या रीजन हो सकते हैं कि अभी तक, ठीक है इंडिया ने तो बोल दिया कि यूनाइटेड नेशन में जाके कि नहीं हम इस चीज पे काम करेंगे, जो भी हमारे यहाँ पे प्रिजनर हैं उनके साथ उनके भी ह्यूमन राइट्स होंगे, उनके साथ भी हम एक जो ह्यूमन राइट्स लॉ के अकॉर्डिंग लॉ हो सकते हैं, मतलब एक ट्रीट करने का वो करेंगे। बट कहीं ना कहीं इस डेटा को देख के तो नहीं लगता कि इतने सारे लोगों को हर दिन 5 लोग मर रहे हैं कस्टोडियल डेथ में, तो कहां से, हाउ इट्स राइट। सो इंडिया फुल्ली कंप्लाइज विद द यूएन स्टैंडर्ड, ऐसा है क्या? तो बिल्कुल नहीं है। इंडिया like a legal binding commitment to prevent the torture. It is not concerned about the human right violation. ऐसा है क्या? India's domestic law are sufficient to address the torture. So which one is the correct answer? So यहाँ पे correct answer हो जाएगा India like a legal binding commitment to prevent the torture. ठीक है? So legal binding की कहीं ना कहीं कमी है, अब इसको कैसे implement करना आने वाले टाइम में we'll see कैसे कैसे चीजें। मोस्टली मुझे जो लगता है कि जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी चीजों में इम्प्रूव करेंगे, चाहे वो पुलिस स्टेशन में हो चाहे टॉर्चर सिस्टम में हो, वैसे वहाँ पे वीडियो कैमरेज हो कि किस लेवल तक किसी को टॉर्चर किया जा रहा है, हर चीज को रिकॉर्ड किया जाए और जितना हो सके टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए कि मतलब बिना मारे भी अगर से किसी से कोई चीजें कन्फेस करा सकते हैं तो दैट विच इज ऑल्सो फाइन, राइट। What is the which one of the main reason cited for the police restoring the third degree method during the investigation? अब वही है, पुलिस क्यों यूज करती है थर्ड डिग्री? क्योंकि अगर आराम से लोग बता दे तो नहीं यूज करेगी, राइट। अगर से एक बार पूछने में बता दे तो पुलिस को क्या पड़ी है किसी को मारने की, बट नहीं बताते हैं। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, किसी को अरेस्ट किया, किसी से पर्सनल इनमिटी है पुलिस वालों की, वैसे भी रहती है, तो वैसे केस में अगर उनको चांस मिल गया, किसी को अरेस्ट कर लिया किसी केस में, तो वहां पे वो लोग थर्ड डिग्री यूज करना स्टार्ट कर सकते। यही सब सारे रीजन है। लेक ऑफ सफिशिएंट एविडेंस and work pressure and the need for a quick solution to complex cases and social factors such as the approach of the an eye for an eye. It means किसी से बदले की भावना अगर किसी के अंदर है, किसी से रिवेंज लेना है, तो वो भी एक रीजन होता है। और होता भी है, बहुत सारे पुलिस वाले के पर्सनल किसी के साथ प्रॉब्लम रहती है, तो अगर से उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया तो फिर उसको आराम से जेल में ले जाके आराम से उसको थर्ड डिग्री यूज कर लेते हैं। उसके बाद बहुत बार प्रेशर भी आता है कि केस को फटाक से सॉल्व करना है, फिर भी अगर उनको कुछ नहीं मिल रहा है तो लोग टॉर्चर करना स्टार्ट कर सकते हैं पुलिस वाले। तो ये यहाँ पे हो जाएगा सारे रीजन, ऑल ऑफ द एबव। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस भी, क्रिटिकल थिंकिंग के भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जाते हैं, राइट। तो अगर से ये सब सारी चीजें आप समझ रहे हो तो आई होप कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होती रहेगी विथ रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग न्यूज एंड स्टैटिक, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग। तो काफी कुछ इंप्रूव करोगे विद इन दिस 30 मिनट। अगर से आप डिवोट करते हो, आपके रीडिंग से लेकर के क्वेश्चन आंसर, अंडरस्टैंडिंग, सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी। एंड वीडियो को लाइक कर लेना अगर से वीडियो से आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, आपके अंडरस्टैंडिंग में कोई वैल्यू क्रिएट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ईरान एंड इजराइल वॉर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हम काफी टाइम से देख रहे हैं। तो रिसेंटली हमें देखने को मिला इजराइल एंड ईरान में जो वॉर था उससे रिलेट करके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन, क्या रीजन थे, क्या सीज फायर हुआ। और इससे मुझे ऐसा लगता है, एक्सपेक्टेशन है कि क्लैट में तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, मतलब चांसेस ज्यादा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब 2023 में वॉर स्टार्ट हुआ था, पैलेस्टाइन वॉर एंड गाजा को लेकर के, तो उस टाइम पे भी क्वेश्चन आया था। अभी रिसेंट में काफी कुछ चल रहा है, ईरान एंड इजराइल एंड सीज फायर, यूनाइटेड स्टेट भी उसमें इंटरफेयर कर रहा है। सो इंडिया का रिलेशन इजराइल एंड ईरान के साथ, और इसमें इंडिया क्या रोल हो सकता है, ऐसे भी पैसेज आपके लिए फॉर्म हो सकते हैं। तो उन्हीं सबको इंक्लूड करके मैंने छोटा सा यहाँ पे पैसेज डिजाइन किया, और जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे, जो 5 गोल्डन क्वेश्चन, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। सो देखो, एन एक्सेलेरेशन ऑफ escalation of the long-standing tension, including the decade-long proxy war and concern over the Iran nuclear program, and culminated in direct conflict between the Israel and Iran in June 2025. तो अभी तक जो प्रॉक्सी थे, जो ईरान के जो प्रॉक्सी हैं, हिजबुल्ला है एंड यमन में हुतीज हैं, ये सब क्या है, इजराइल के ईरान के प्रॉक्सी हैं। तो इनसे वॉर चल रहा था इजराइल का, बट ये वॉर थोड़ा सा डायरेक्ट हो गया जो जून में हमें देखने को मिला। इजराइल इनिशिएटेड द वॉर विद द ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। सो आपको रिमेंबर रखना है, नेम ऑफ द ऑपरेशन इज व्हाट, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, अ सीरीज ऑफ द स्ट्राइक ऑन ईरान न्यूक्लियर मिलिट्री फैसिलिटीज ऑन June 13, 2025. दिस वॉर formed by the Israel and necessary to counter the Iran nuclear threat, which was perceived as a
पर्सनल डेंजर, तो कहीं ना कहीं इसराइल को लगता है कि आने वाले टाइम में अगर से ईरान ने ऐसा इसको टेस्ट कर लिया तो उसके एग्जिस्टेंस पे प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब पूरा का पूरा इसराइल ही खत्म हो जाएगा, इसलिए इसराइल ने अटैक किया ईरान पे। This attacks resulted the casualty among the high-ranking Iranian officials and scientists, along with the significant damage to Iran infrastructures. Iran retaliated with a wave of missile and drone strike, targeting the Israel cities and military sites. Okay, over the 550 ballistic missile and more than 1,000 explosive drone were launched by the Iran during the war. The conflict also involved in the United States launching the strike against B-2 bomber यूनाइटेड स्टेट ने भी यूज किया। देन कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो इन्वॉल्व, ये हो गया न्यूक्लियर साइट, प्रमोटिंग द फर्दर रिटेलिएशन फ्रॉम द ईरान अगेंस्ट यूएस बेस इन कतर। तो यूएस के बेस जो कतर में वहां पे ईरान ने अटैक किया। आफ्टर 12 days यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर करा दिया, बट हुआ नहीं एक्चुअल में, अभी भी कुछ ना कुछ चल ही रहा है। Ending the immediate hostility, while the ceasefire brought an end the directly fighting, the underlying tension and the status of the Iran nuclear program remain unresolved issue. अभी भी चल रहा है, आगे क्या होगा और भी सारी चीजें न्यूज में आएंगी, then we'll update according to that. बट अभी के लिए जो इतना हुआ है उससे रिलेट करके हमें क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ स्टूडेंट। So देखो, the conflict has been linked to concern over the collapse of the ceasefire agreement. Which international agreement related to Iran nuclear program is mentioned in this context? Most important question ये बनेगा कि जो ईरान पे ये सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, किस इंटरनेशनल लॉ, किस इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू लगे हुए हैं, जिसको लेकर के पूरा वर्ल्ड कंसर्न है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स ना बना ले। ठीक है, तो अभी तक जो उस पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, एग्रीमेंट जो उसने साइन किया हुआ है कि वो न्यूक्लियर को एज अ पीसफुल पर्पज, एज एनर्जी के लिए यूज करेगा, नॉट फॉर द वॉर एंड किसी मिसाइल्स एंड इस तरह का वेपन्स के लिए। ओके, तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये क्वेश्चन आई थिंक हार्डली कहीं पे मिलेगा और ये क्वेश्चन हाईली पॉसिबल हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, तो रिमेंबर करके रखना। नेक्स्ट है, फॉलोइंग Israel इनिशियल स्ट्राइक, Iran retaliated with its own military action. What is the name of the Iran retaliation operation? It means कि अब इसराइल ने तो अटैक किया जिसको उसने नाम दिया था द राइजिंग लॉयन। अब उसको रिटेलिएट करने के लिए जो ईरान ने ऑपरेशन लॉन्च किया उसका नाम क्या था? सो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ठीक है, तो ये ईरान की तरफ से ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो मैंने पैसेज में मेंशन किया है, तो आप पैसेज से ये याद रखना कि द ऑपरेशन स्टार्टेड बाय इजराइल, इट्स नेम इज व्हाट? ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, and name of the operation which is started by Iran, so operation true promise. Okay, next यहाँ पे हो जाएगा the development of the Chabar port of the Iran significant for the India primarily because its pride. मेन रीजन यही है कि इंडिया खुल करके इसराइल का सपोर्ट नहीं करता और खुल करके अपोज नहीं करता ईरान का। राइट, अभी की करंट गवर्नमेंट देखें तो कहीं ना कहीं इसराइल के फेवर में रहती है, बट खुल के नहीं करती, क्योंकि अगर से हमारा ईरान के साथ रिलेशन खराब हो गया तो सेंट्रल एशिया में जो हमारा इकोनॉमिक एक तरह से कॉरिडोर है, वो चाबर पोर्ट के थ्रू ही हम जाते हैं, वो हमारा बंद हो जाएगा, तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारा रिलेशन पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा नहीं है। तो जो हमारा एक सीधा एक स्ट्रेट रूट मिल जाता है थ्रू द चाबर पोर्ट, सीधा सेंट्रल एशिया में जाने का, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उस साइड में, तो विद द हेल्प ऑफ चाबर पोर्ट, एंड चाबर पोर्ट है ईरान का। तो इसलिए यही मेन रीजन है कि इंडिया ईरान का एकदम से अपोज नहीं करता है और एकदम से इसराइल का भी सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि दोनों रिलेशन को मेंटेन करके चलना है, क्योंकि इसराइल ईरान के साथ हमारे इकोनॉमिकल रिलेशन है और इसराइल से हम बहुत सारे वेपन्स एंड जो लेते हैं, जो हमें टेररिज्म को इनकाउंटर करने में काफी हेल्प मिलता है। तो एक बेटर कंट्री के लिए यही है कि अपने बेनिफिट को देख करके दोनों से रिलेशन मेंटेन रखे, किसी एक को फेवर करने की कोई नीड नहीं है। राइट, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन जो बन सकता है, इंडिया एस्टैब्लिश द फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ ईरान इज। सो इंडिया ने जो इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट किया वो कब से स्टार्ट किया? तो 1992, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, after that the conflict between the Iran and Israel described as the shadow conflict. Why it's called the shadow conflict? कुछ लोगों को समझेगा नहीं ये shadow conflict क्यों बोले। तो देखो, इसराइल एंड ईरान में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, शैडो कॉन्फ्लिक्ट इसलिए बोलते हैं कि ईरान के बहुत सारे शैडो हैं, बहुत सारे शैडो। इट मींस व्हाट? उसके जो प्रॉक्सी है, हुतीज है, और यमन में हुतीज है, और अगर से सीरिया में देखोगे तो हिजबुल्ला है। राइट, तो ये सब क्या है, और जो पैलेस्टाइन में हमास है, तो ये डायरेक्टली ईरान वॉर ना करके
इन सैडो को यूज करता है, इन अपने प्रॉक्सीज को यूज कर सकता है, इसलिए इसको सैडो कॉन्फ्लिक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर बोथ बी एंड सी। इट्स नॉट वाइडली रिपोर्टेड इन द मीडिया और इट्स इन्वॉल्व द प्रॉक्सी ग्रुप रादर देन द डायरेक्ट मिलिट्री एग्रीमेंट। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मीडिया में आती भी नहीं है, अटैक हो जाता है बट वो बोलेगा हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारा कुछ नहीं हुआ, हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो ये सब सारी चीजें चलती है मीडिया में, बहुत सारे दोनों कंट्रीज हैं, ईरान हो गया चाहे इसराइल हो गया, दोनों ओपन नहीं करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट न्यूज। आई होप कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से जो बहुत गोल्डन क्वेश्चन हो सकते थे आपके एग्जाम के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो जिस वे मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन किया, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। ओके, सो इसी तरह से वीकली बेसिस पे आप इस सारे पार्ट को आप देखते रहो, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते रहो एंड कंटिन्यू सीरीज को फॉलो करते रहो। सारे क्वेश्चंस में यहाँ पे जो एग्जाम ओरिएंटेड आपके क्लैट एज वेल एज अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स ओरिएंटेड जो भी हो सकते हैं, सारी चीजें फॉर्म करता हूं। ओके, सो होप सो this video will be helpful for you and just continue follow the series, and if you want to start your preparations with Maneuver, so these are the number you can contact on these number and you can visit Maneuver website link is mentioned in the description. Okay guys, so that's it in this video. See you in next video with latest current affairs. Till the time, just revise and practice. Thank you and Jai Hind.